हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इतिहासकारों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसके अंदर, उन ग्रंथ के अंदर उन्होंने टाइम को या फिर उनके काल विभाजन है वो किस तरह से किस टाइम से किस टाइम तक किया है, वो चीज़ हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है। तो चलिए देखते हैं आज की। इसके अंदर दिया है सबसे पहले कि हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे काल विभाजन। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे गारदास सतासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु कुछ इतिहासकार द्वारा किया गया काल विभाजन निम्न है। यानी कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि गारदास सतासी ने शुरुआत की थी सबसे पहले। बस इनका इम्पोर्टेंट रोल यही है कि इन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। और शिव सिंह सेंगर भी इनके साथ के ही कवि हैं, जो कि क्या है, इन्होंने दोनों ने क्या किया था, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने सिर्फ शुरुआत की है गारदास सतासी ने, और शिव सिंह सेंगर ने क्या किया है, इनके बाद में इनका इतिहास का ग्रंथ लिखा है। तो इन्होंने कोई भी काल विभाजन नहीं किया, सिर्फ इन्होंने क्या लिखा है, ग्रंथ लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों ने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन आगे चलकर जॉर्ज ग्रेसन ने क्या किया, कालक्रमानुसार ही क्या किया है, इतिहास ग्रंथ रचा है। जॉर्ज ग्रेसन ने प्रयास किया था, लेकिन आगे चल के जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने विदेहवादी से जो लिखा, उसके बाद में उनका क्या है, इसी अनुकरण के द्वारा है क्या है, आगे इतिहास ग्रंथ लिखे जाने लगे। तो इसमें पढ़ते हैं। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रेसन का है। वे काल विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने यथासंभव काल क्रमानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। देखो, ये वाली चीज़ें हैं जो काल विभाजन दिया है जॉर्ज ग्रेसन, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी, काल विभाजन करने की शुरुआत की थी। तो इसकी वजह से इसमें से प्रश्न बनने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, या तो इनका काल विभाजन से सीधे उठा लिया जाता है कि ये किसका काल विभाजन है, और या फिर इन्होंने पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रेसन ने कितने भागों में इन्होंने काल विभाजन किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कौन से विभाजन कैसे किस नाम से किए हैं। सबसे पहले किया है चारण काल 700 से लेके 1300 तक। आगे है जयसी की प्रेम कविता। तो फिर आगे है मुगल दरबार, रीति काव्य, 18वीं शताब्दी, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि, और तुलसी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, ये वाले थे जॉर्ज ग्रेसन के काल विभाजन सबसे पहले दिया है। और ये भी पूछा जाता है कि किस काल को क्या क्या नाम दे के इन्होंने कवियों ने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीधा ये पूछ लिया जाता है कि चारण काल है वो किस कवि ने, लेखक ने इसको आदिकाल के संदर्भ में कहा है, या फिर भक्ति काल के किस, कुछ भी दे के पूछ लिया जाता है उनका नामकरण कि ये नामकरण किसने किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्रम से नहीं है, क्रम से अलग से है इनके। चारण काल, जैसी की प्रेम कविता, ये सारे क्रम से नहीं है, आगे है क्रम से, तो वो मैं अलग से करवा दूंगी। ठीक है, ये बस ये ध्यान रखना है कि इन्होंने ये विभाजन किए हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इस प्रकार जॉर्ज ग्रेसन द्वारा किया गया है विभाजन वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन क्यों चारण काल के तत्पश्चात वे 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। बस इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने कोई विक्रम नहीं रखा अच्छे से, तो इसके बाद में ही इन्होंने सूत्रपात किया है किस चीज़ को, उसके बाद में ही इनके पीछे और क्या है, आगे रामचंद्र शुक्ल ने अच्छे से करके उनको राह दी है। 14वीं शताब्दी का उल्लेख ही नहीं है, कालों का नामकरण भी सर्वत्र किसी आधार पर नहीं है। इन्होंने अच्छे से नहीं किया, लेकिन प्रयास किया है, शुरुआत की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे है मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधु ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में 1913 की है ये, में काल विभाजन का एक नया प्रयास किया है, जो ग्रेसन के काल विभाजन से ज़्यादा विकसित है। उनका विभाजन इस प्रकार है, उन्होंने प्रारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल से 700 से 1343 ईस्वी विक्रमी
विक्रमी संवत से मानना है। और उत्तरारंभिक काल है वो 1344 से 1444 विक्रमी संवत मानना है। आगे इन्होंने किया है माध्यमिक काल से, और फिर रीतिकाल को किया है अलंकृत काल से, परिवर्तन काल किया है, फिर वर्तमान काल किया है। ये 4 चीज़ें इन्होंने क्या किया है, ये 5 विभाजन इन्होंने किए हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या नाम दिया है और किस टाइम से किया है, ठीक है। ये बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनकी। आगे देखें, मिश्र बंधों का यह विभाजन है वो सम्यक व स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें भी अनेक असंगतियाँ विद्यमान हैं। ये असंगतियाँ इस प्रकार है, जैसे कि कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई गई है, यानी कि अलग अलग तरीके से इनको नाम दिए गए हैं। ग्रेसन की भांति 700 से लेके 1300 तक के युगों को कि हिंदी साहित्य के साथ संबंध कर दिया गया, जो कि अपभ्रंश का युग है, यानी कि अपभ्रंश के युग को उन्होंने क्या है इसके अंदर पूरे आदिकाल के अंदर शामिल करके दिया है। परिवर्तन काल अनावश्यक है, यानी कि आधुनिक काल से परिवर्तन काल पहले है, वो क्या वर्तमान काल से पहले इन्होंने परिवर्तन काल दिया है, वो अनावश्यक है, यानी इन्होंने अलग से ही एक काल बना दिया है उसको, तो वो क्या है अनावश्यक बताया है इन्होंने। अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है और काल विभाजन का कोई भी स्पष्ट आधार भी नहीं था, यानी इन्होंने विशिष्ट प्रवृत्ति को लेके क्या है इन्होंने क्या काल विभाजन नहीं किया है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल बोलते भी हैं कि किसी विशेष प्रवृत्ति को लेकर ही काल विभाजन किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के इतिहास में 1929 का लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वीडियो बनाई भी है इस पर कि किस किस इतिहासकार ने किस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे जाके। आगे चलते हैं, इसमें इन्होंने किए हैं 4 भागों में और इनका टाइम पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि पूरा हिंदी साहित्य है वो रामचंद्र शुक्ल पे भी टिका हुआ है। तो देखते हैं इसमें आदिकाल या वीरगाथा नाम से कि आदिकाल को क्या नाम दिया इन्होंने, वीरगाथा काल नाम। तो इन्होंने समय दिया है इनका संवत 1050 से लेके 1375 तक। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल है, भक्ति काल को इन्होंने क्या कह दिया पूर्व मध्य काल, तो इसको भी इन्होंने क्या है 1375 से लेके 1700 तक, ये संवत में है, ये भी ध्यान रखना है हमें। उत्तर मध्य काल या रीतिकाल है संवत 1700 लेके 1900 तक। आधुनिक काल का है गद्य काल या गद्य काल है, इन्होंने गद्य काल इसको नाम दिया है, संवत 1900 लेके 1900 से लेके और 1984 तक। आगे देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित कर नया रूप देने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण करके ही इन्होंने उसको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से पेश किया है। डॉक्टर वर्मा जी का काल विभाजन है वो इस प्रकार है, जैसे संधि काल है और चारण काल है। इन्होंने क्या है आदिकाल को 2 नाम दिए हैं, 2 टाइम में इन्होंने विभाजित किया है, पहला है संधि काल और दूसरा है चारण काल। ये पूछा भी जाता है कि संधि काल और चारण काल नाम से आदिकाल को किसने विभाजित किया है या नामकरण किया है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। तो संधि काल है 1750 से लेकर 1000 ईस्वी तक और चारण काल है 1000 ईस्वी से 1375 विक्रमी संवत तक। और भक्ति काल को दिया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत और वीति काल को 1700 लेके 1900 विक्रमी संवत तक। आधुनिक काल को दिया है 1900 विक्रमी संवत से अब तक नाम दिया है। आगे देखते हैं, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका क्या है इम्पोर्टेंट है, ये हो जाता है इनको देखना। देखते हैं वर्मा जी का काल विभाजन केवल वीरगाथा काल को छोड़कर शुक्ल जी के काल विभाजन से साम्यता रखते हैं, यानी कि टाइम के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल का क्या है अनुसरण किया है। जो एक इन्होंने नाम का थोड़ा सा वो क्या है, इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, इन्होंने संधि और चारण काल नाम दिया है। एक विशेषता संधि काल की है जो वस्तुतः गुण वृद्धि का द्योतक कम परंतु दोष वृद्धि का द्योतक अधिक है। हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी से मानना भ्रामक है क्योंकि यह काल अपभ्रंश का काल रहा है। अतः वर्मा जी का काल विभाजन शुक्ल जी के काल विभाजन का परिष्कृत रूप नहीं है, परंतु फिर भी आज उनका प्रयास सराहनीय है। यानी कि इन्होंने क्या है अपभ्रंश को क्या दिया है महत्वता दी है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने नहीं। सिद्ध काव्य है या फिर चारण काव्य है, इन्होंने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को प्रमुखता दे करके ये विभाजन किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन देखते हैं, इसमें इन्होंने पहला नाम दिया है, इनका ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो इन्होंने नाम दिया है सबसे पहले आदिकाल को प्रारंभिक काल या
आदिकाल 1184 से लेके 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल नाम दिया है पूर्व मध्यकाल नाम से 1350 से लेके 1600 ईस्वी तक। मध्यकाल उत्तर मध्यकाल नाम से है 1600 लेके 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल दिया 1857 से लेके अब तक। तो ये था इनका। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। ठीक है, शुक्ल जी के विभाजन को ये स्वीकार नहीं करते हैं और इन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया इसको, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर गुप्त जी ने प्रारंभिक व मध्यकाल के अंतर्गत 3 प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार किया है। यानी कि आदिकाल में के अंदर इन्होंने धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राज्याश्रित काव्य, इन तीनों का नाम दिया है। प्रारंभिक काल व मध्यकाल के अंतर्गत 3 प्रकार के काव्यों को रचना को स्वीकारते हैं। ठीक है, प्रारंभिक काल और मध्यकाल, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने 3 प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इस टाइम के अंदर इन्होंने 3 प्रकार के काव्य की रचना को स्वीकारा है। गणपति चंद्र गुप्त जी धर्माश्रित काव्य परंपराओं के अंतर्गत 5 काव्य परंपराओं को स्वीकार करते हैं। ऊपर हैं डॉक्टर गुप्त जी हैं। ठीक है, ये जो है इन्होंने 3 प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार किया, लेकिन इन गणपति चंद्र गुप्त जी है धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत भी 5 काव्य परंपराओं को स्वीकार कर। धर्माश्रित के अंदर भी इन्होंने 5 शाखाएं बना दी इसकी, धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, पौराणिक काव्य परंपरा और पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति परंपरा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बस ऊपर वाला ध्यान रखता है कि इन्होंने पूछ लिया जाता है कि धार्मिक राज्याश्रित वगैरह है इन्होंने किन भागों में किसने बांटा, किस कवि ने बांटा है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं विभिन्न कालखंडों के नामकरण, यानी कि जो जो कालखंड इन्होंने किए हैं उनके नामकरण किस किस ने क्या क्या नाम दिया है। तो आदिकाल को किस किस ने क्या क्या नाम दिया है वो देख लेते हैं। आदिकाल को नाम दिया है वीरगाथा काल, नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि इम्पोर्टेंट है। आदिकाल जो अभी प्रचलित भी है आदिकाल के नाम से, वो नाम दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो हमने पढ़ के आए हैं, जो काल विभाजन किए हैं उनके नामकरण और उनका समय जो दिया है उसमें हम पढ़ के आए हैं। बीज वपन काल है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनको नाम दिया है। ये सारे नामकरण हैं वो आदिकाल के हैं और किस किस कवि ने दिए हैं वो आगे डिटेल से बताई हैं। सिद्ध सामंत युग है वो राहुल शंकरेता ने दिया है। आरंभिक काल नाम है मिश्र बंधुओं ने दिया है। प्रारंभिक काल है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया है। भक्ति काल आता है आदिकाल के बाद में, उसका नामकरण है वो किस किस ने क्या दिया है देखते हैं। माध्यमिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, ये भी हम पढ़ के आए हैं पीछे। भक्ति काल है वो किस किस ने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये नामकरण 3-4 कवि इकट्ठे हैं, लेखक हैं, इन्होंने दिए हैं। पूर्व मध्य काल है वो नाम दिया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे आता है भक्ति काल के बाद में रीतिकाल। रीतिकाल को अलंकृत नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने और बहुत बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अलंकृत नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। आगे देखते हैं, आगे है रीतिकाल, जो नाम हम पढ़ते आए हैं भी रीतिकाल किसने दिया है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ त्रिपाठी ने, बहुत बार पूछा जाता है भी श्रृंगार काल विश्वनाथ त्रिपाठी का दिया हुआ है। कलाकाल है वो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने दिया है। और एक और भी है रमाशंकर शुक्ल रसाल है, उन्होंने भी ये क्या दिया है, कलाकाल नाम दिया है। आधुनिक काल है आगे वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान काल है वो नाम किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने, जो हमने पढ़ के भी आई है पीछे। वर्तमान काल है वो मिश्र बंधुओं ने दिया है। गद्य काल नाम है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, इंपॉर्टेंट है। गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल नाम से किस लेखक ने दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आधुनिक काल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। जो अभी हम कालखंड प्रचलित है वो सारा का सारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है।
तो आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न कालों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, किंतु जितनी भी वैचारिक भिन्नता आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण के संबंध में है उतनी अन्य में नहीं है, क्योंकि आदिकाल के अंदर क्या है, प्रारंभिक काल है, वो स्टार्टिंग का है। तो सब कवियों को इतिहास लेखन में जैसे दिक्कत आई थी वैसे ही उनके नामकरण में भी दिक्कत आई, तभी इनकी अलग अलग राय है सबकी कि क्या क्या नाम है और क्या क्या दिया गया है। स्पेसिफिक अच्छे से रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका नामकरण किया है। तो आगे देखते हैं। साहित्य इतिहासकारों द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न नामों के पश्चात जो सर्वमान्य नाम है वो हम पढ़ते हैं, वो है इस किन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आदिकाल जो माना जाता है वो सर्वमान्य बताया है, इन्होंने इकट्ठा करके सर्वमान्य बता दिया है। आदिकाल है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल है वो 1350 से लेके 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल है वो 1650 से लेके 1850 तक। आधुनिक काल है वो 1850 से लेके अब तक। तो ये था काल विभाजन और उसका समय। ठीक है, क्या क्या नाम दिए हैं और उनका क्या टाइम है और उनको स्पेसिफिक नाम किस नाम से उन्होंने प्रवृत्ति के हिसाब से लिखा है वो था हमने आज कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।